हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और देश और दुनिया की घटनाओं पर आपकी खोजी नज़र बनी हुई होगी। और इसी बातचीत के क्रम में चलिए आज हम लोग थोड़ी बात करें वैश्विक राजनीति की। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और उसी वैश्विक राजनीति के बातचीत में थोड़ा सा हम लोग अमेरिका की बात करेंगे। क्या चल रहा है अमेरिका के पॉलिटिक्स में, क्या अमेरिकन कर रहे हैं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रिपरकशन होने वाला है वैश्विक स्तर पर। दोस्तों, दो तीन चीज़ें हमें समझनी होगी। पहला तो ये कि अमेरिका अब ये गलतफहमी निकाल दीजिए, कितने लोगों को अभी भी गलतफहमी है कि अमेरिका जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का वाहक है। दोस्तों, दो चीज होती है, एक होती है वैश्विक राजनीति में हार्ड पावर और एक होता है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर मिलिट्री पावर को कहते हैं, या वैसे पावर को कहते हैं जिसको हम कोएर्सिव पावर भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में, मतलब किसी को मैनिपुलेट करना, प्रेशर बनाना, उसे डराना धमकाना मिलिट्री के द्वारा एक्शन लेने के नाम पर। यह होता है हार्ड पॉलिटिक्स। और सॉफ्ट पॉलिटिक्स होता है जिसमें आप नॉन मिलिट्री और नॉन कोअर्सिव तरीकों से अपनी बात, अपनी इंटरेस्ट को दूसरे लोगों से मनवाते हैं। परसुएशन, किसी को कन्विंस करना, यह कहना कि यह तुम्हारे फायदे के लिए ये करो। डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वैल्यू अमेरिका के लिए यही साधन प्रदान करता है। वो साधन है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के नाम पर यह साधन है। यूएस एड जो था, जो एजेंसी है अमेरिका की, जो विदेशों में वहां के डिफरेंट डेवलपमेंट के लिए, रोग से लड़ने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए फंड देती थी। यह भी कहा जाता है, जो क्रिटिसाइज करते हैं, कि ये अमेरिकन साम्राज्यवाद को बढ़ाने की एक बहुत अच्छी पहल थी, उसका तरीका था, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ। तो ये सॉफ्ट पावर में आता है, सॉफ्ट पॉलिटिक्स में आता है। और इस माध्यम से यही नहीं, दूसरे देशों में वहां के शासकों को, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट्स को डेमोक्रेसी के नाम पर हटाना भी इस पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और इसके आड़ में अमेरिका हमेशा जो है अपना पावर इन्हांस करता है, रिसोर्सेज पर कब्जा करता है, अपने कंपनियों के लिए मार्केट खोजता है, वहां का रिसोर्सेज का दोहन करता है, डेवलपमेंट के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर। आपको यह समझना होगा, हम आइडियल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम आदर्शवादी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, एकदम रियलिस्टिक बात आप समझिए। डेमोक्रेसी, वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट, ग्रोथ के नाम पर असल में वो अपना साम्राज्य मजबूत करता है, जैसे पहले ब्रिटेन किया करता था। आज परिस्थितियां अलग हैं। आज थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है सबके पास, न्यूक्लियर बम है सबके पास। आज पॉलिटिक्स हार्ड पावर से ज्यादा सॉफ्ट पावर से चल रही थी। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एलाइड पावर और एक्सिस पावर थे, उसमें एलाइड पावर की जीत हुई। उसमें बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का भी था। और उसके बाद से जो ब्रिटेन एक सुपर पावर माना जाता था, ग्रेट पावर माना जाता था, वो किसके हाथ में अब चला गया? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाथ में चला गया। उसके बाद कोल्ड वॉर हुए, बाइपोलर वर्ल्ड बना, लगा कि अब बाइपोलर वर्ल्ड ही रहेगा। एक तरफ से यूएसएसआर था और एक तरफ अमेरिका था। अमेरिका के नेतृत्व में फोर आइज अलायंस बना, आपने ये सुना होगा। वो चार कंट्रीज का अपना एक एग्रीमेंट बना कि वो लोग इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, और कोल्ड वॉर में ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब जानते हैं कि 1949 में नाटो बना, और नाटो उसी का रिप्रेजेंटेशन है।
वेस्ट के डोमिनेंस का, अमेरिका के डोमिनेंस का, वार्सा पैक्ट, यूएसएसआर, ये सब नाम आप जानते हो। सवाल ये है कि क्या वो वैल्यूज जो हिडन होते थे, ये एजेंडा जो अमेरिका का था कि हम डेमोक्रेसी के नाम पर, वैल्यूज के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो इंटेंशन छुपाए हुए थे, साम्राज्यवादी इंटेंशन, एजेंडा जो छुपाए हुए थे, आप ये भी जानते हैं कि इंटरनेशनल स्तर पे जितने संगठन है, जितने ऑर्गेनाइजेशंस है, सब अमेरिका के इशारों पर नाचते हैं। They are dancing institutions of America because they have largest contribution to these institutions through money, dollar. तो कहने का मतलब ये है कि जो डेमोक्रेट होते हैं तो ये थोड़े हिडन तरीके से करेंगे, सीक्रेट तरीके से करेंगे, करते तो भी हैं वही। और जो ट्रंप आए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन जनवरी, तो उन्होंने ये खुल के सामने रख दिया। पहले अब लगता था यही अमेरिका है, वाशिंगटन कंसेंसस और WTO के माध्यम से बहुत बड़ा नेतृत्व करने के बाद ये सब डेवलप किया गया, खड़ा किया गया और कहा गया कि फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, दीज आर द वैल्यूज ऑफ दिस सेंचुरी, मार्केट इकोनॉमी। वही अमेरिका आज उस कंसेंसस, उस विचारधारा, उस डेवलपमेंट मॉडल से अपने आप को अलग कर रहा। कहा जाता था कि टेरिटोरियल जो ऑक्यूपेशन है, कब्जा है, उससे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, वो एरा खत्म हो गया। लेकिन ट्रंप के आने के बाद साफ साफ ये दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि कनाडा जो है हमारा 51 प्रोविंस है, स्टेट है, हम लोग अक्वायर करेंगे उसको फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। ग्रीनलैंड जो एक ऑटोनोमस प्रोविंस है डेनमार्क का, एक एग्रीमेंट के थ्रू वो शामिल हुआ है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है। अब उसको कह रहे हैं अमेरिका वाले, अमेरिका के प्रेसिडेंट और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, कि वो उसको हम लोग खरीद लेंगे या अक्वायर कर लेंगे। पनामा कैनाल को कह रहे हैं, गाजा को कह रहे हैं, और इंटेंशन कितने का है वी कांट इमेजिन, बाय हुक और क्रूक, बाय फोर्स और नेगोशिएशंस और परसुएशन। आप समझिए इस बात को, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। और अमेरिका का इन्फ्लुएंस आप देखिए, इस बात से समझिए कि जो वो लोग कह रहे हैं उसी के हिसाब से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब ये मान के चला जाता था ना कि जो सेटल हो चुका है, जो वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है, वो उसमें बदलाव नहीं होगा। दे आर कॉलिंग क्लाइमेट नेगोशिएशंस एंड कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अ होक्स, वो होक्स कह रहे हैं। कम्युनिस्टों का एजेंडा बताते हैं वो लोग, ये कम्युनिस्टों का एजेंडा है। और इसके तह में, इन सारे चीजों के तह में सुरक्षा, बाकी चीजें, ये सारी चीजें जो कही जा रही है, उसके आड़ में ये है कि ये जो भी जगहें हैं, इन जगहों पर जाकर के वहां का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो माइंस है, उस पर कब्जा जमाना। सो द टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन डिफरेंट नेशंस, उसको हम कंट्रोल कर सकें, उस पर कब्जा कर सकें, मोनोपोली बना सकें। और जो ये ट्रेड और टैरिफ वार हो रहा है, आप इसको समझिए। ट्रेड और टैरिफ वार किस लिए हो रहा है? अपना पावर बढ़ाने के लिए, अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इस बात में अब कोई शक नहीं है कि अमेरिका इंपीरियलिस्ट है, शुरू से भी था, आज भी है। जिस तरह से उसने फोर्स किया है यूरोपियन नेशंस को और बाकी नेशंस को कि वो अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, इस डिफेंस बजट के होड़ में क्या होगा?
जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों के, उस पर सारे उसके फंडिंग कट जाए। अभी कल रिपोर्ट आया है कि जब केयर स्टारमर जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने घोषणा किया है कि डिफेंस बजट में वो बढ़ोतरी करेंगे, तो उसमें यह है कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशन विल बी, द बजट ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन विल बी रिड्यूस्ड। तो ब्रिटिशर्स और जो 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 फ्रेंच हैं, दे आर प्रोमिसिंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू यूरोप एंड दे विल इंक्रीज द बजट। एंड इफ दे विल इंक्रीज द बजट on education, health, climate protection, migration, job generation will be substantially reduced. So the point is that to understand the pattern of Americans, pattern of the incumbent president of United States of America, Donald Trump. कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, some people are saying that Trump is doing all these things to do bargaining. He is a deal breaker. He is a hegemonic. And certainly, yes, indeed, he is. He is. And he is a deal breaker for the America only. So when Tulsi Gabbard came to India for Rice Sinha dialogue, she delivered a lecture and she argued that America first means the America will cooperate with its partners. So they are saying that they will cooperate with others. But do you think that this is the correct way of looking at these things? No. America first means America first. It is simple. American interest is first. Their national interest is first. And you have to adjust. You have to commit to their understanding. So जैसा वो चाहते हैं वैसा करिएगा, तब आप अमेरिका के हिसाब से डील ब्रेकर हैं या डील में शामिल होंगे। जिस तरह से यूनिलैटरली यूक्रेन वॉर को खत्म करने की बात हुई, जिस तरह से उसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया, जिस तरह से व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में आपने देखा वो हुआ, ये सारी चीजें, ये पैटर्न का क्या बताती हैं? इस पैटर्न को समझना होगा, हम किस तरफ जा रहे हैं एंड हाउ इंडियन फॉरेन पॉलिसी विल रिस्पॉन्ड। जिस तरह से टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप अब लगा रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद, ये ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है, ग्लोबलाइजेशन का जो आइडिया था उसके अगेंस्ट है। टैरिफ लगाना ये भी उस आइडिया के अगेंस्ट है। निश्चित तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपने को डेवलप करने के लिए लगाती हैं, लेकिन अमेरिका के पास क्या जस्टिफिकेशन? निश्चित तौर पर अमेरिका के पास ये जस्टिफिकेशन है कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो सर्वोपरि है और रहा भी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अमेरिका बहुत सारी चीजों को पॉजिटिवली, हाँ निश्चित तौर पर इस बात को भी हमें समझना होगा, इस डिबेट को भी समझना होगा कि यूएस एड के माध्यम से वो साम्राज्यवाद फैला रहा था या सही मायने में वो हेल्प भी प्रोवाइड कर रहा था। बहुत सारे जगहों पे जो हम लोग बीबीसी का रिपोर्ट उठा करके देखिए, पढ़िए, उसमें बहुत सारे लोग जो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर हेल्थ बिकॉज दैट फंड फॉर देयर हेल्थ एंड वेदर इट इज कैंसर पेशेंट और tuberculosis and other kind of health issues, they are being funded by the US aid. And if the aid will be stopped by the US administration, they will be deprived. There are many schools are being run by the funding from the US aid. So what they will do? So it is going to have impact on those things across the world.
And some American, especially those who are Democrats, those are who are migrated to United States of America, those who are the students who are studying in the American universities, because the fund to the education has been cut down, education department has been discarded. So they are saying that this is not the American values. America is known for, American universities and campuses are known for their openness, where people can express their ideas without any fear and force. But they are ceasing to exist. Many people has been deported to India. Many people have deported to other countries from where they belong. So American people are also doubting that this is whether this is a American values or not. So America is not only known for the military might, it is also known for democratic values. So these values are in the danger. And the point is that if now Trump administration is concentrating on Ukraine, Greenland, Panama Canal, Canada, who can predict that he will not, or US administration will not take interest in Indian Ocean? अगर साम्राज्यवाद प्रेफरेंस है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो कब इंडियन ओशन में वो अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे, इसकी क्या गारंटी है? जो इंडियन वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने कितने लोगों का न्यूज़पेपर में देखा होगा कि दे आर फोर्स्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू लीव अमेरिका, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज. Large number of people has been deported, and government is saying that this is the routine work. This is the routine work. तो दोस्तों, जिस तरह से टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, जिस तरह से इंपीरियलिस्ट पॉलिसी को फॉलो करना शुरू किया है अमेरिका ने, आने वाले में शांति, जिसको हम पीस कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर होता है, क्या सही मायने में ये ऑर्डर दिखेगा, या हम किसी क्योस की तरफ बढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं? या ये भी सवाल है कि क्या यही ऑर्डर है, या ये ऑर्डर वही है जो अमेरिका तय करता है? ये भी एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है. माइट इज राइट. तो जो अमेरिका कहता है वही रूल, जो अमेरिका कहता है वही कानून, जो अमेरिका कहता है वही इंटरनेशनल ऑर्डर. अगर उसने कह दिया कि क्लाइमेट टॉक्स जो है वो होक्स है, इट मीन्स होक्स. मतलब अगर हम फिलोसॉफिकल लेवल पर जाकर के कहें, सो वी कैन फ्रेम इन दिस वे दैट whether the reality is being shaped by Americans, what is reality will be defined by Americans. Is it correct way to understand the current world situation, current world order? They are deciding, they are ensuring, they are trying to decide the world order. And what is world order? What is the way of looking at things? And of course there is ideologies, and you see the world order through ideological perspective, whether it is peaceful, whether it is disorderly. What is that? तो अल्टीमेटली एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन ये, फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि क्या है रियलिटी, क्या है सच्चाई, क्या है सच. सच वही है जो अमेरिका चाहता है, सच वही है जो अमेरिकन लीडर्स चाहते हैं. व्यापार, रूल, कानून, व्यवस्था, सब वो है जो अमेरिका चाहता है, जो पावरफुल वो चाहता है, जो डोमिनेंट है वो चाहता है.
वो जो गलत कह दे वो गलत, वो सही कह दे वो सही। क्या यही सच्चाई है? यही सच्चाई का पैमाना है? वैल्यू वही है जो वो कहता है? दोस्तों, ये बहुत बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है दैट हु इज शेपिंग द रूल। कौन रूल शेप कर रहा है, कौन रूल बना रहा है, रूल कौन तय कर रहा है? अमेरिका कर रहा है कि कोई दूसरा कर रहा है? और अगर अमेरिका कर रहा है तो एक मायने में तो कह सकते हैं, एक मायने में तो कह सकते हैं कि वही है जो सब कर रहा है, वही तय करेगा, वही होगा। लेकिन यह भी सच नहीं है, यह भी सच नहीं है। इतना भी पेसिमिस्टिक आप नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स अमेरिका इज डूइंग इट एंड अमेरिका हैज इंक्लिनेशन, इट हैज एम्बिशन to be the most powerful country on the earth. America wants to be a single polar, we can say, single polar country. सब कुछ उसी के अराउंड घूमे, उसी के हिसाब से तय हो, वो सबसे मजबूत रहे। बट देयर इज चाइना, रशिया, third world country. India has potential, we have potential to become a world power. हम लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम में बिलीव करते हैं और अमेरिका इसमें सफल होगा कि नहीं होगा, लेकिन इतना तो तय है कि वो साम्राज्यवादी होते जा रहा है और खुलकर, पहले छुप कर था अब खुलकर। सो निश्चित तौर पर जो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। इंडियंस कैन डू दैट, इंडिया कैन डू दैट, चाइना कैन डू दैट, रशिया कैन डू दैट, साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर कैपेबल, अफ्रीकन कंट्रीज आर कैपेबल, एंड सर्टेनली देयर विल बी कोलिजन of these countries who are against the imperialism, who are against the dominant kind of American US foreign policy. तो देखिए क्या होता है। सब अनसर्टेन है, जो पहले सर्टेन लगता था वो अनसर्टेन है। हालांकि इस पर विवाद है, सर्टेन है या नहीं है। रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव वाले लोग कहते हैं कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, रियल सेंस में रूल ऑफ लॉ है, यूनाइटेड नेशंस है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस कितना सक्षम है ये भी आप जानते हैं। लेकिन प्रयास तो करना होगा, प्रयास तो करना होगा एक नया सिस्टम इवॉल्व करने का, एक अल्टरनेटिव इवॉल्व करने का। जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन वो भी कुछ कॉरपोरेशंस के हाथ में है। असमानता बढ़ती जा रही है ग्लोबल स्तर पर भी। कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो अमेरिका को चैलेंज कर सके, अमेरिकन पॉलिसीज को चैलेंज कर सके। यूनाइटेड नेशंस भी फेयर नहीं रह पाया। तो दोस्तों, सिचुएशन ग्रिम है। वी नीड टू कलेक्टिवली थिंक अबाउट इट एंड हाउ वी कैन डेवलप एन अल्टरनेटिव world order which is based on virtue of justice, equality, fairness, equal treatment, and the respect for human rights and human values. Thank you all for your patient listening, and I'll request you to help me in a way to hit the subscribe button, like, share in your groups, and comment. You can give your suggestion in the comment box also, right? So try to do that, and with this I will end here, and I will certainly show जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहिए, अपना नॉलेज इन्हांसमेंट करिए और हमारे वीडियो को भी शेयर करते रहिए। आप इसी माध्यम से हमें हेल्प कर पाएँ। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।